हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को शामिल किया है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इन सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आने वाला है TRE 3 एग्ज़ाम में या TRE 4 में, उससे ज़्यादातर प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि काकोरी कांड कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, काकोरी कांड कब हुआ था। तो देखिए, काकोरी कांड की अगर हम बात करें तो यह 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन्स पर डकैती डाल करके जो है कि खजानों को लूट लिया गया था। तो यह कब हुआ था आपका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 9 अगस्त 1925 को, जो कि लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई थी। तो देखिए, अगर हम बात करें काकोरी कांड में किसको फांसी दे दी गई थी, तो वह आपकी दी गई थी राजेंद्र लाहिड़ी को। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजेंद्र लाहिड़ी को जो है कि फांसी दी गई थी, तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की। तो स्वराज दल की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वह चित्तरंजन दास ने किया था। जी हाँ दोस्तों, स्वराज दल की स्थापना मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके इलाहाबाद में एक सम्मेलन करके स्वराज दल की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा और यह प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार BPSC द्वारा पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, सभी प्रश्नों को हम इसलिए स्पीड में करवा रहे हैं क्योंकि हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चनों को शामिल किया है और वह जो 50 प्रश्न हैं वह आपका एक से बढ़कर एक हैं। तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट जो है कि क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा तेज़ी से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। तो देखिए, अगर हम बात करें साइमन कमीशन में, तो साइमन कमीशन में आपके 7 सदस्य थे। जी हाँ दोस्तों, 7 सदस्य थे और उस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। तो इसलिए इसको जो है कि वाइट मैन कमीशन भी कहा गया और इसलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था क्योंकि इसमें कोई जो है कि भारतीय नहीं था। तो इसको याद रखिएगा। पूछा जाता है कि वाइट मैन कमीशन किसको कहते हैं, तो साइमन कमीशन को ही वाइट मैन कमीशन कहा गया था क्योंकि उसमें सभी अंग्रेज थे। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन सी रिपोर्ट 1935 के एक्ट की आधार बनी थी। तो देखिए, अगर हम बात करें तो पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रिपोर्ट थी जो कि 1935 के एक्ट की आधार बनी थी, तो वह आपका साइमन कमीशन रिपोर्ट थी। जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन रिपोर्ट के अनुसार ही 1935 के एक्ट का आधार बनी थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बारदोली सत्याग्रह कब चलाया गया। तो देखिए, अगर हम बात करें बारदोली सत्याग्रह की, तो यह आपका 1928 ईस्वी में चलाया गया था। जी हाँ दोस्तों, बारदोली आंदोलन जो है वह सूरत में चलाया गया था, जो कि गुजरात में पड़ता है, और यह 1928 ईस्वी में चलाया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, अगर हम बात करें बारदोली किसान सत्याग्रह जो था, इसका जो नेतृत्व किए थे यह वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जी हाँ दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल ने किया था और जो है कि तभी जो है कि बारदोली में जो है महिलाओं द्वारा उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इसको याद रखिएगा, उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, उनको सरदार की जो उपाधि है वह आपका बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। यह प्रश्न आपका BPSC द्वारा पूछा गया है कि किसने जो है कि सरदार की उपाधि दिया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि नेहरू समिति के सदस्य कौन नहीं थे। तो देखिए, अगर हम बात करें नेहरू समिति का कौन ऐसा जो था जो सदस्य नहीं था, वह आपके जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, नेहरू समिति के आपके सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसके अलावा जो है कि मोतीलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, सर इमाम अली हो गए, सर तेज बहादुर सप्रू हो गए, उसके अलावा GR प्रधान हो गए, MM राणे हो गए, शोएब कुरैशी हो गए, मंगल सिंह हो गए। तो यह लोग इसके सदस्य थे। तो इनको याद रखिएगा। अगर
अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई। तो देखिए अगर हम बात करें नेहरू रिपोर्ट की तो यह अगस्त 1928 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट में भारत को कौन सा दर्जा मांगा गया है। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट में जो भारत को दर्जा मांगा गया था वह डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था। जी हाँ दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट में जो है भारत को जो है कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था, तो इसको याद रखिएगा। और यह 10वां प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया, तो इसलिए आप इस प्रश्न को जरूर इम्पॉर्टेंट पिक कर लीजिए और इसको या तो नोट कर लीजिए नहीं तो याद कर लीजिए, जिससे कि यह आपके प्रश्न में छूटे ना। अगला प्रश्न है कि किस रिपोर्ट में मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया। तो देखिए अगर हम बात करें किस रिपोर्ट में मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था, तो वह आपका था नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट में जो है वह आपके मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक वगैरह दिया जाता है। साथ ही में कोई नई जानकारी रहती है तो वहाँ पर शेयर किया जाता है, तो इसलिए आप वहाँ पर फॉलो जरूर करिए। अगला प्रश्न आपका है कि 14 सूत्रीय योजना किसने पेश किया था। तो देखिए अगर हम बात करें 14 सूत्रीय योजना का जिसको कि किसने पेश किया था, तो यह आपके किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 14 सूत्रीय योजना को पेश किया था, तो इसको आप याद रखिएगा। 1929 ईस्वी में इसको पेश किया गया था दिसंबर में, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। तो देखिए अगर हम बात करें किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को जो है कि लक्ष्य घोषित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो वह आपका हुआ था लाहौर अधिवेशन में। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि जो आपके जवाहरलाल नेहरू थे यह उसके अध्यक्ष बनते हैं, और उसी में जो है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है, तो इसको याद रखिएगा। और उसी में ही कहा गया था कि अब हमको जो है कि डोमिनियन राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, अब जो है कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करेगी, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए लाहौर अधिवेशन का भी आपको बता दिया अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष जो है कि जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस की अगर हम बात करें तो यह आपका जो मनाया गया था यह 1930 ईस्वी में मनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तभी से जो है जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है कि तभी से स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई। तो देखिए अगर हम बात करें महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है यह आपका कब प्रारंभ हुई थी, तो यह हुई थी 12 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने जो है दांडी से अपनी यात्रा प्रारंभ किया था, जिसमें कि अपने साथ 78 उनके अनुयायी भी चल रहे थे, और उनको लेकर के जो है कि 79 अनुयायी थे जिन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। और 6 अप्रैल 1930 को जो है कि दांडी पहुँचकर जो है कि वह अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं, और उसी दिन से जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा। तो देखिए अगर हम बात करें गांधी जी ने जो नमक कानून को तोड़ा था यह आपका 6 अप्रैल को तोड़ा था। अभी आपको बता दिया कि 6 अप्रैल को पहुंचते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ। तो देखिए अगर हम बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो यह जो आपका प्रारंभ हुआ था यह आपका कब प्रारंभ हुआ था, तो यह हुआ था आपका
12 नवंबर 1930 को। जी हाँ दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है, तो इसको याद रखिएगा। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए यह प्रश्न भी आपका पूछ लिया गया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो यह आपका हुआ था, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। दरअसल इसमें होता क्या है कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, तो उसमें जो है कि अंग्रेज़ी गवर्नमेंट की तरफ से जो बड़े बड़े नेता वगैरह थे, जो आपके आंदोलन वगैरह कर रहे थे, सबको जो है कि न्योता दिया गया था कि गोलमेज सम्मेलन में सबको भाग लेना है, वहाँ पर जो है कि भारत की स्थिति के बारे में बात करनी है। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं गया था और उसमें गांधी जी भी शामिल नहीं हुए थे। तो इसलिए जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, तो उससे पहले जो है कि इरविन आता है भारत और गांधी जी से जो है कि समझौता करता है। कुछ शर्तों को गांधी जी मानते हैं और कुछ शर्तों को इरविन मानता है। तो उसके बाद इन दोनों लोगों के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता होता है, जिसके बाद गांधी जी जो है वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं और उसके बाद वहाँ पर भी जो है कि स्थिति थोड़ा बिगड़ जाती है, जिससे गुस्सा होकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़ करके गांधी जी इंडिया वापस आ जाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो यह आपका जो हुआ था वह आपका हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक। जी हाँ दोस्तों, 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक जो है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। और दोस्तों इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने जो है कि सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वह आपके महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, कांग्रेस हो जाएगी। उसके बाद जो है कि कांग्रेस की तरफ से ही गांधी जी गए थे, तो फिर उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं भाग लेती है कांग्रेस। तो इसको याद रखिएगा। और पूछा जाए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने जो है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वह आपके डॉक्टर अंबेडकर हो जाएंगे। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्णय कब घोषित किया गया? तो देखिए अगर हम बात करें सांप्रदायिक निर्णय की, तो यह जो घोषित किया गया था यह 16 अगस्त 1932 ईस्वी को किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक निर्णय घोषित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है सांप्रदायिक निर्णय का क्या उद्देश्य था? तो देखिए अगर हम बात करें सांप्रदायिक निर्णय का, तो इसका उद्देश्य आपका था पृथक मंडल निर्वाचन। जी हाँ दोस्तों, पृथक मंडल निर्वाचन इसका उद्देश्य था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट अभी आपको बताया कि यह आपका हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ था। और यह पूछा जाता है कि पूना पैक्ट में किन दो लोगों के बीच समझौता हुआ था? तो अंबेडकर जी थे और गांधी जी के बीच में समझौता होता है यारवाड़ा जेल में। तो इसको आप याद रखिएगा, 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है यह आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पास किया गया था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वह आपका पोरबंदर में हुआ था। तो यह तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप याद ही रखे होंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी के पिता कौन थे? तो देखिए अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के जो पिता थे या आपके कौन थे, तो करमचंद गांधी थे उनके पिताजी का नाम। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे या 1893 ईस्वी में गए थे। जी हाँ दोस्तों, वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और सन जो है कि 1915 ईस्वी में गांधी जी जो है कि भारत वापस चले आते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को आते हैं और उसी दिन जो है कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी से जो है कि हर साल 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा।
बहुत बार बीपीएससी द्वारा पूछा गया है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 9 दिसंबर को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 9 जनवरी, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो महात्मा गांधी जी की जो हत्या हो गई थी यह आपका हुआ था 30 जनवरी 1948 को। जी हाँ दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को जो है कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दिया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो इनका जो जन्म आपका हुआ था वह हुआ था रत्नागिरी में। जी हाँ दोस्तों, रत्नागिरी में इनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है रत्नागिरी, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि तिलक ने कौन से 2 पत्र प्रकाशित किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत बार बीपीएससी द्वारा पूछा गया है कि तिलक ने कौन से 2 पत्र प्रकाशित किए थे, तो तिलक ने जो है कि मराठा और केसरी नामक पत्र को प्रकाशित किया था। जी हाँ दोस्तों, मराठा और केसरी नामक पत्र को इन्होंने प्रकाशित किया था। इनका जो आपका केसरी था यह आपका मराठी भाषा में था, वहीं पर जो मराठा था यह आपका अंग्रेजी भाषा में था, तो इसको याद रखिएगा। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आपका केसरी है वह मराठी में होगा, तो ऐसा नहीं है। उनका जो केसरी था वह मराठी में था और मराठा जो था वह अंग्रेजी में था। अगला प्रश्न है कि गणपति उत्सव मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था, तो गणपति उत्सव मनाने की जो प्रथा है यह आपके जो शुरू किए थे वह बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। जी हाँ दोस्तों, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है तिलक ने यह घोषणा किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो इसको याद रखिएगा। कभी कभी जगह भी पूछ दिया जाता है कहाँ पर इन्होंने कहा था, तो जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1916 में, उसमें उन्होंने यह कहा था। अगला प्रश्न है कि तिलक का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था, तो देखिए अगर हम बात करें तिलक का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वह आपका था दी आर्कटिक होम ऑफ दी वेदास। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वह आपका है दी आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। यह जो है कि रचना तिलक ने किया था। इसके अलावा इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखा है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि तिलक की मृत्यु कब हुई थी, तो देखिए तिलक की मृत्यु जिस दिन हुई थी उसी दिन से जो है कि आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। तो वह आपका हुआ था 1 अगस्त 1920 को। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हो जाती है और उसी दिन से जो है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है यह आपका प्रयागराज में हुआ था, जो कि इलाहाबाद है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के वृद्ध पितामह के रूप में कौन विख्यात हैं, तो भारत के जो वृद्ध पितामह के रूप में विख्यात हैं यह आपके दादा भाई नौरोजी हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन है, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इनको याद रखिएगा। इनका जो जन्म है यह 4 सितंबर 1825 ईस्वी को बम्बई में हुआ था, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है दोस्तों, जो भारत के वृद्ध पितामह है इसको याद रखेंगे। अगला है कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो दादा भाई नौरोजी जो थे यह आपके कांग्रेस की जो अध्यक्ष चुने गए थे या 3 बार चुने गए थे। जी हाँ दोस्तों, 3 बार इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। पहली बार यह 1886 ईस्वी में बने थे, दूसरी बार 1893 ईस्वी में बने थे और तीसरी बार 1906 ईस्वी में बने थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो दादा भाई नौरोजी की जो प्रसिद्ध रचना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है वह है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था,
तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है यह आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। जी हाँ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में किया था। और इनके बारे में दोस्तों यह चीज़ भी आप याद रखिएगा कि यह जो है कि 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें यह अध्यक्ष भी बने थे और गांधी जी के यह राजनीतिक गुरु थे। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है यह आपका कटक में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कटक में, उड़ीसा में पड़ता है कटक आपका। तो कटक में 23 जनवरी 1897 ईस्वी में इन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था यह आपका सिंगापुर में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर में किया गया था, तो इसको याद रखेगा। 1943 ईस्वी में किया गया था, तो यह याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय विदेश नीति किस सिद्धांतों पर आधारित है? तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय विदेश नीति जो आधारित है यह आपका जो है कि गुटनिरपेक्षता पर भी आधारित है, पंचशील पर भी आधारित है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर भी आधारित है। तो इसलिए इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए उपयुक्त सही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुटनिरपेक्षता का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, अगर हम बात करें गुटनिरपेक्षता का, तो इसका जो मेन उद्देश्य है वह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों गुटों से अलग रहते हुए शांति और न्याय का समर्थन करना है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है उसमें दोनों गुटों से अलग रहना है और शांति और न्याय का समर्थन करना है, यही गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गुटनिरपेक्षता के प्रमुख लक्षण एवं विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें गुटनिरपेक्षता का जो प्रमुख लक्षण और विशेषताएं हैं वह आपका क्या है? तो वह है शक्ति गुटों से पृथक रहना है, स्वतंत्र विदेश नीति बनाना है और साम्राज्यवाद का विरोध करना है। तो यह तीनों जो है कि इसकी विशेषताएं हैं, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला। अगला प्रश्न आपका है कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन की स्थापना कब की गई? तो देखिए, अगर हम बात करें गुटनिरपेक्षता आंदोलन की जो स्थापना की गई थी यह आपका किया गया था 1961 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1961 ईस्वी में भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के कर्नल नासिर और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो इसको याद रखेगा, 1961 डेट याद रखेंगे। अगला है, सर्वप्रथम किस देश ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था? तो सर्वप्रथम जो अपनाया था वह भारत ने जो है कि गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? तो पंचशील सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह आपका वर्ष 1954 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1954 ईस्वी में जो है पंचशील सिद्धांत का जो है कि प्रतिपादन किया गया था। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कि भारत और चीन के बीच जो है कि पंचशील समझौता होता है। उसमें क्या था? उसमें यही था कि प्रत्येक राज्य जो है कि दूसरे राज्य की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक दूसरे के साथ समानता तथा पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर आधार एवं संबंध स्थापित करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार करेंगे। तो यह आपका 5 पंचशील सिद्धांत था, तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना आपकी हुई थी यह आपकी हुई थी वर्ष 1945 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मूल उद्देश्य था वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में शांति सैनिक भेजने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा था?
तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में शांति सैनिक भेजने वाला जो सबसे बड़ा देश था वह आपका बांग्लादेश था। तो इसको याद रखेंगे, बांग्लादेश सबसे बड़ा देश था। अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे वह आपके D.K. कर्वे ने किया था। जी हाँ दोस्तों, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह जो है कि 1916 ईस्वी में बम्बई में महर्षि कर्वे ने जो है कि इसकी स्थापना की थी। तो इसको याद रखिएगा। अब जो है कि इसका नाम बदल करके SNDT कर दिया गया है, महिला विश्वविद्यालय। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह आज के टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं वह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे आप TRE 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हों, क्योंकि यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए भी प्रश्न हैं और इन्हीं सभी टॉपिक से आपके प्रश्न आएंगे भी। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और दोस्तों, हमने अपने चैनल पर जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं। तो अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोज़ आपको मिल रही हैं, चाहे विज्ञान की हो गई या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की हो गई या आपका बिहार स्पेशल हो गया या आपका भूगोल हो गया, तो उन सभी की प्लेलिस्ट को देख जाइए और सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। अगर आप जितना हमने अपने चैनल पर करवाया उतने क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपका जो TRE 3 एग्ज़ाम होने वाला है उसको आप क्लियर कर देंगे, या TRE 4 जब होगा तो उसको भी आप क्लियर कर देंगे। तो इसलिए अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं सबको देख जाइए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।